नमस्कार, मैं रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सी टाइम्स के आज के इंटरव्यू सेगमेंट में हम एक और महिलाओं से जुड़ी समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो है एबॉर्शन। और इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डायरेक्टर ऑफ अनंत हॉस्पिटल, जॉब्स प्रेसिडेंट और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मानिक पानसे जी। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि हमें पता है कि आपके फादर जो है खमरिया फैक्ट्री में थे, तो फैमिली बैकग्राउंड डॉक्टर्स का ना होते हुए भी आपको कैसे ख्याल आया डॉक्टर बनने का? शायद मैंने हमेशा यही सोचा कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि हम दो बहनें हैं। मेरी बड़ी बहन ने मैथ्स लिया, तो मैंने सोचा कि मुझे बायोलॉजी करना चाहिए, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम। यानी कि उस समय शायद ये दो ही ऑप्शन ज्यादातर इंजीनियर बन लो या डॉक्टर बन लो। बिल्कुल। मेरा आपसे सवाल पहला ये रहेगा कि एबॉर्शन क्या है? एबॉर्शन ये शब्द ही अपने आप में बहुत भ्रांतियां लेके है जी। एबॉर्शन यानी बच्चे का समय से पहले गिर जाना जी। एबॉर्शन को ही हम मिसकैरेज कहते हैं, एबॉर्शन को ही हम गर्भपात कहते हैं जी। इसके दो प्रकार होते हैं जी। एक तो महिला अपने आप से करवाती है, जिसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, और दूसरा जो अपने आप हो जाता है। तो आपने जितना डिटेल में बताया, एक आम जनता तो सिर्फ ये जानती है कि एबॉर्शन, बस एक टर्म उन्हें पता है कि एबॉर्शन। तो इसके अंतर्गत जो डीएनसी आता है वो क्यों किया जाता है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दो टर्म्स यूज होते हैं, डीएनसी एंड डीएनई जी। डी इज कॉमन, डी इज डायलेटेशन यानी बच्चेदानी के मुंह का खुलना, और इवैक्यूएशन यानी उसके अंदर जो कुछ है उसको निकालना, उसको कहते हैं डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन, जो गर्भपात से जुड़ा हुआ है जी जी। और दूसरा है डायलेटेशन एंड क्यूरेटर, जब किसी को मासिक गड़बड़ी रहती है और वो दवाइयों से ठीक नहीं होती, तो बच्चेदानी की अंदरूनी सतह, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उससे निकालते हैं, तब हम इसे क्यूरेटर कहते हैं, और इस निकली हुई एंडोमेट्रियम को हम जांच करना जी। तो डीएनसी की प्रोसेस क्या है? डीएनसी की प्रोसेस तो ये है, अगेन आई एम करेक्टिंग यू, डीएनई, डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन। इसकी प्रोसेस में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि भारत एक ऐसा देश है और इतना अग्रणी है कि 1970 से इस बारे में बात हो रही थी, और हमारे यहाँ संसद ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी लॉ पास किया है। इसका मतलब ये है कि महिला यदि उस बच्चे को नहीं रखना चाहती है तो एक्चुअली वो डिमांड पे अबॉर्शन करवा सकती। लेकिन सबसे पहले ये था 20 हफ्ते तक, अब जाके कुछ मॉडिफिकेशन हुए हैं 28 हफ्ते तक, और अभी पिछले कुछ दिनों में इवन 33 हफ्ते का बच्चा भी गिराया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ कारण होना चाहिए, उसके लिए कुछ ग्राउंड्स होना चाहिए जी। ये होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और दूसरा होता है एबॉर्शन, जो अपने आप हो जाता है। और आजकल तीसरा एबॉर्शन भी है, महिलाओं का जो हस्बैंड होता है उसके अक्सर केमिस्ट दोस्त होते हैं, वो जाके दवाइयाँ लेके आते हैं और डॉक्टर की सलाह से दवाई लेकर जी। तो ये जो आपने बताया कि अभी हफ्ते बढ़ गए हैं, पहले 20 हफ्ते थे, अब 28 हो गए हैं, तो इससे हेल्थ पर मतलब कितना रिस्की है ये करवाना? अबॉर्शन एक छोटी झिझकी है जी, ठीक है ना, जो पूरे दिन में होती है 40 हफ्ते पे या 38 हफ्ते पे, उसको हम नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं। उसमें भी 6 हफ्ते का रेस्ट रहता है, वैसे ही अबॉर्शन के बाद में भी 6 हफ्ते का रेस्ट होना चाहिए, और इसको हमेशा एंटीबायोटिक कवरेज में एनेस्थीसिया देकर स्टेरिलाइज्ड वातावरण में करना जी जी। रिस्क फैक्टर मैं जानना चाह रही थी, क्योंकि अक्सर हमने तो फिल्मों में देखा है कि अब नहीं हो सकता, अब इतना टाइम निकल चुका है,
फिर जो बढ़ा दिए गए हैं महीने, हाँ, उसमें और रिस्क बढ़ गई। वो बढ़ा इसलिए दिए गए हैं कि आजकल टारगेट स्कैन होता है, दैट इज लेवल 2 स्कैन, जो 20 हफ्ते में होता है जी। और उसमें बच्चे के पूरे हाथ पाँव हार्ट ये सब बना है कि नहीं, या उसमें कोई आनुवंशिक बीमारियां हैं जी, तो उसको लेके बच्चा पैदा होता है तो फैमिली पे बर्डन होता है। इसलिए 20 हफ्ते में अंडर मेडिकल गाइडेंस इसको करने का प्रावधान है जी। गलती कहाँ होती है कि खून जाता रहता है और हम मेडिकल एड नहीं लेते, तब खून की कमी हो जाती है और इससे एनीमिया हो जाता है जी। बिल्कुल, बहुत सरल शब्दों में आपने ये चीजें समझाई हमारे दर्शकों को। ये जो प्रोसेस है ये कितनी पेनफुल होती है और कितना समय लगता है? ये बिल्कुल पेनफुल नहीं होती है। इसके लिए हम मरीज को खाली पेट बुलाते हैं, फिर उसको लॉन्ग ड्यूरेशन का एनेस्थीसिया देते हैं और उसके बाद में ये प्रोसेस हम करते हैं। बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। हाँ, एबॉर्शन के बाद में जब ज्यादा खून जाता है या दर्द होता है, पेशेंट को हम 4 घंटे तो भी हॉस्पिटल में रखते हैं जी, जब तक उसको पेशाब नहीं हो जाता और वो खाना पीना चालू नहीं करती, तब तक हम उसे घर जाने नहीं देते। अंडर ऑब्जर्वेशन। यस। डीएनए के बाद क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, डीएनए के बाद में हम सबसे पहले महिलाओं को बोलते हैं कि ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसीजर है। आज तो तुम्हारी बला टल गई, आप गर्भपात आपने करवा लिया या हो गया, लेकिन 6 हफ्ते के बाद में आपको फिर से बच्चा रुकने की संभावना है। सो कॉन्ट्रासेप्शन यानी गर्भ निरोधन बहुत जरूरी है जी, डिलीवरी के बाद में भी और गर्भपात के बाद में भी। डीएनए में कितने दिनों बाद पीरियड्स आते हैं? 4 हफ्ते से 6 हफ्ते तक पीरियड्स आ सकते हैं। बट हम लोगों ने देखा हुआ है जी कि लोग हमारी बात नहीं मानते और 6 हफ्ते के भीतर दूसरी प्रेगनेंसी लेके आते हैं। बिल्कुल, मैं वही आ रही थी कि गर्भपात के बाद गर्भधारण की क्या संभावनाएं होती हैं, कितना खतरा है और क्या सावधानियां रखनी चाहिए? पूरी संभावना है, ठीक है। और जो कॉन्ट्रासेप्शन है या गर्भ निरोधन है, इसको हम कैफेटेरिया चॉइस बोलते हैं। जैसे हम कॉफी हाउस में जाके इडली लेते हैं, डोसा लेते हैं, उसी तरह कॉन्ट्रासेप्शन भी कैफेटेरिया है। आपकी जो मर्जी हो उसको इस्तेमाल करें, बट इट शुड बी अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर। कितना खतरा है इसमें? ये जो गर्भधारण अगर हो जाता है, मान लो किसी को गर्भधारण हो जाता है तो फिर से अबॉर्शन का खतरा रहता है। और कुछ एक दवाइयाँ, क्योंकि वो बच्चेदानी जो है वो नाजुक स्थिति से बहुत गुजर रही है, और यदि उसमें फिर से बच्चा आ जाएगा तो फिर से उसको अबॉर्शन का खतरा रहता है। मिसकैरेज कई तरह की होती है, तो इसके बारे में आप कुछ जानकारी साझा करिए हमारे दर्शकों। जरूर। सबसे पहले तो मैंने आपको फर्क बता दिया कि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन क्या होता है, यानी अपने आप होना, और दूसरा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है। जो साधारण अपने आप होने वाला गर्भपात है उसको हम 4 भागों में बांटते हैं जी। एक तो जिसमें बच्चे की ग्रोथ नहीं, या जिसमें हम कहते हैं मिस्ड अबॉर्शन चालू भाषा में, या सोनोग्राफी में बच्चे की कार्डियक एक्टिविटी नहीं दिखी तो हम उसे नॉन वायबल फीटस कहते हैं कि बच्चा ये आगे नहीं बढ़ सकता, तो ऐसे बच्चे को रख के कोई फायदा नहीं। इसमें हम कहते हैं कि छाल बनी लेकिन अंदर जान नहीं, चालू भाषा में हम ये। दूसरा होता है किसी को बार बार अबॉर्शन हो गया, 2 बार 3 बार, तो भी लोग आते नहीं है, इसको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कहते हैं, ठीक है जी, या रिकरेंट अबॉर्शन कहते हैं जी। तीसरा आपको मैंने बताया एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जब बच्चेदानी में प्रेगनेंसी ना रुके और ट्यूब में या किसी और जगह जी रुके तो उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं जी। और कई बार अबॉर्शन की ही श्रेणी में आता है, लेकिन वो मोलर प्रेगनेंसी, यानी जो अंदर के टिश्यू होते हैं वो अंगूर के गुच्छे का होते हैं, और जिस तरह आपने अंगूर का गुच्छा देखा उसी तरह वेसिकल्स निकलते हैं, और इसको मोलर प्रेगनेंसी या ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर जी जी जी।
इसके अलावा भी बहुत डिटेल है, मैं इतने डिटेल में नहीं जी बिल्कुल। एबॉर्शन को लेकर और क्या कानून है हमारे देश में? मैंने आपको पहले ही बताया कि एबॉर्शन वर्चुअली महिला की डिमांड पे, हाँ, यदि लड़की बालिग नहीं है तो माँ पिताजी के साइन जरूर जी, और यदि लड़की बालिग है जी तो उसके पति के साइन भी होना जरूरी नहीं, हो जाए तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज महिला खुद जाके लेकर जी। और अब तो इतनी अच्छी गोलियां मिल रही हैं, हाँ, बट गोलियों के लिए मैं सबको बोलना चाहूंगी कि सरकारी नियम जो है उसमें 49 वीक्स की प्रेगनेंसी के बाद में वो गोलियां नहीं लेनी चाहिए। 49 डेज के बाद में वो गोलियां अपने आप नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उससे बहुत खून जाता है और महिला की जान पे आ जाती है। अच्छा, आपने गोलियों की बात की तो मुझे याद आया कि जो हम लोग पिल्स लेते हैं कि ना कंसीव ना उसके लिए जो पिल्स ली जाती है वो कितनी इससे रिलेट करती है? जो मिसकैरेज होते हैं क्या वो भी एक वजह है मिसकैरेज होने की? नो, जो ये गर्भ निरोधक पिल्स होती हैं जो बच्चे दाने को क्या बोलना चाहिए, ताकत देती है, ठीक है, और ओवरी को भी आराम करने देती है। क्योंकि मैं आपको एक मजेदार बात बता रही हूँ, शायद ये नई चीज है कि एक महिला में कितने अंडाणु होते हैं उसका नंबर फिक्स होता है। सो अबॉर्शन में ये अंडाणु फिक्स हो जाते हैं, और कल को जब उसको वाकई बच्चा चाहिए तो वो अंडाणु हमें नहीं मिलते हैं। मिसकैरेज की क्या सिम्टम्स हैं, कैसे पता चलता है कि यू नीड अ मिसकैरेज? मिसकैरेज यानी मैंने फिर बोला स्पॉन्टेनियस, आप उसको नहीं रखना चाहते। स्पॉन्टेनियस के मैं आपको बताऊंगी कि क्या सिम्टम्स होते हैं। एक तो माहवारी मतलब बंद हो जाने के बाद में और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद में, जिसे हम आम भाषा में आपने सुना होगा प्रेगानी न्यूज, ये सब कहते हैं, उसके पॉजिटिव आने के बाद में अगर कभी भी महिला को दाग लगते हैं या आपसी संबंध के बाद में पेट में दर्द होता है या कुछ मांस का टुकड़ा बाथरूम में निकलता है जी, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जी कि कुछ तो भी कहीं तो भी गड़बड़ है, सब नॉर्मल नहीं जी। प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद में ब्लीडिंग इज नॉर्मल जी। ये बताइए कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब इस तरह की समस्याएं आती है तो अक्सर घर के बुजुर्ग बोल देते हैं ये काढ़ा पी लो इससे हो जाएगा, तो कितना कारगर है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि काढ़े में जो मसाले होते हैं जी वो तो एसिडिटी बढ़ाते हैं। देखिए जी, उस काढ़े में क्या डला होता है ये तो पता नहीं जी जी, ठीक है, तो काढ़े से कुछ भी नहीं होता जी। वैसे ही प्रेगनेंसी के दौरान दाई से पेट में सुधवाना चाहिए, जो मलवाते हैं तेल लगा के होता है ये बिल्कुल जी। तो हमें ये बताइए कि इसके बाद कितने दिनों तक रेस्ट जरूरी है या स्लीपिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए, या और भी जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? एबॉर्शन एक छोटी डिलीवरी है तो महिला का उसी तरह ख्याल रखना चाहिए जैसे कि डिलीवरी के बाद में होता है। उसे हाई प्रोटीन डाइट देनी चाहिए, पति से परहेज रखना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बोल रही हूँ, 1 महीने के लिए, क्योंकि बच्चेदानी खुली रहती है और उसमें इन्फेक्शन बढ़ सकता है जी। दूसरा कॉन्ट्रासेप्शन बहुत मतलब गर्भ निरोधन बहुत, अक्सर हम कहते हैं 6 महीने तक दूसरा गर्भ ना आए जी बिल्कुल। जैसे कि आपने महिलाओं की डाइट की बात की, तो आप क्या सजेस्ट करेंगी, किस तरह की डाइट महिलाओं को लेनी चाहिए? आपने कभी भारतीय थाली को मन में सोचा है तो आप देखिए सफेद चावल, पीली दाल जी, उसमें घी, एक तरफ सलाद, चटनी, पापड़ जी, सूखी सब्जी, गीली सब्जी, बिल्कुल उसमें मैं सिर्फ ऐड करना चाहूंगी तो सलाद में अंकुर, सब्जी में पनीर, एक दही की कटोरी और एक छोटा हलवा। हमारे पीएसएम के डॉक्टर पार्थ कहा करते थे कि इसको आप मन में सोचिए तो सलाइवेशन होने लगेगा, मतलब भूख लगने लगेगी, तो यही देना चाहिए।
साथ में एक डिब्बों का छोटा सा टुकड़ा। आई थिंक दैट इज सफिशिएंट है। बिल्कुल। महिलाएं और किस तरह की समस्या लेकर आपके पास आती है? महिलाएं तो समस्या ही लेके आती है। बिल्कुल। किस तरह की? उनको अपनी हर समस्या का हल उनकी बच्चेदानी में नजर आता है। उनको लगता है पेट दर्द हो रहा है तो बच्चेदानी के कारण, छाती में दर्द हो रहा है तो बच्चेदानी के कारण। और जब हम उनको डाइट बताते हैं तो बोलते हैं कि हमें ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना। और इंडियन लेडीज आर वेरी डेफिशिएंट इन प्रोटीन और आयरन। उनको खून की कमी भी है, प्रोटीन की कमी भी है। खून की कमी है इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अपना प्रचार प्रसार भी है कि अनीमिया मुक्त महिलाएं। हम लोग उसके लिए काम करते हैं, हमारी जो जॉब है वो उसके लिए काम करती है। हम स्कूल कॉलेजेस में जाके एनीमिया के बारे में बताते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बताते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से होने वाली बीमारियों के बारे में। जी, इससे महिलाएं जागरूक होती हैं और अपना स्वास्थ्य भी और फिर उसके बाद अपने परिवार। हाँ, क्योंकि महिला का स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। वो धुरी है, इसके चारों तरफ लोग घूमते हैं। बिल्कुल सही, फैमिली के बिल्कुल सही कहा आपने। ये बताइए कि कुछ हमें थोड़ा सर्वाइकल कैंसर के बारे में। मैं जरूर बताऊंगी। इसमें एक चीज है, हमारे यहाँ जो जल्दी शादियां होती हैं, बार बार प्रेगनेंसी लॉसेस होते हैं या मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं, ये हाइजीन ठीक नहीं होता, धात जाना और महिलाओं को एक निग्लेक्ट। इसके कारण हमारे देश में कैंसर सर्विक्स सबसे ज्यादा है। इसके लिए आज, और आपको शायद पता ही होगा कि HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, वो 90% कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के लिए कारणीभूत है। ठीक है, तो अब हमारी वैक्सीनेशन शेड्यूल में आ गया है कि हम सर्वैरिक्स जो बायोवेलेंट वैक्सीन है अभी मार्केट से आउट है, और गार्डासिल जो क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन है वो 12 साल से लेके 40 साल की महिलाओं को जरूर, और उसका शेड्यूल है पहला यानी 0, 1 महीने के बाद में दूसरा और 6 महीने के बाद में तीसरा। चूंकि ये गार्डासिल वैक्सीन बहुत महंगी है, इसलिए हम लोग अभी तक बोलते थे एक तो वैक्सीन लगाओ, एक तो लगाओ। और अभी मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको बताने में कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आपने पूनावाला जी का नाम सुना होगा। जी, उन्होंने 6 वैलेंट 8 वैलेंट वैक्सीन भारतीय मेड की निकाली है, जो कि बाजार में बनने लगी है, और सब कुछ अच्छा रहा तो वो अवेलेबल हो जाएगी, महिलाएं उसको लगाएंगी, क्योंकि अभी कॉस्ट थोड़ा हाई है। जी, तो इसकी कोई साइड इफेक्ट? जिस तरह कोविड में लोग डरते हैं। हाँ वही, क्योंकि अक्सर महिलाओं की सोच ये होती है कि जो ऑटोमेटिक चीजें होती हैं अपने आप, जैसे मेनोपॉज है वो अपने आप हो तो ठीक है, उसके लिए वो कितनी भी परेशान हो जाएंगी, लेकिन कोई भी पिल्स या कोई दवाई इसके लिए प्रिफर नहीं करती हैं, टालती हैं उसको कि नहीं ऑटोमेटिक होना चाहिए, तो साइड इफेक्ट से बहुत डरती हैं, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। हाँ जी, 2-3 वैक्सीन मैं आपको बताऊंगी। एक तो रूबेला वैक्सीन होती है जिसको 16 साल की उम्र में लगा लेना चाहिए जी। दूसरा मैंने आपको बोला गार्डासिल वैक्सीन है, वो लगा लेना चाहिए। तीसरा रूबेला इसलिए क्योंकि रूबेला अगर जो प्रेगनेंसी के दौरान होता है तो बच्चे में बहुत सारी कंजेनिटल एनोमलीज आती है और उसके लिए अबॉर्शन करना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे आंखों का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, ठीक है, कुछ अंगों का ना बनना, तो आरवैक करके बाजार में मिलते हैं, उसे हम लगा सकते हैं। साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान 2 टेटनस के टीके तो हमें पता है, लेकिन आजकल कुछ और वैक्सीन आई हैं, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, वो बूस्टरिक्स है जिसको कि हम लगाते हैं, और उसके कारण इन्फ्लुएंजा से भी बच्चे का बचाव होता है। यदि इसको माँ को लगा दिया जाए जी, तो बच्चे को डिलीवरी के बाद में या जन्म के बाद में 2 महीने इन्फ्लुएंजा की बीमारी से रोकथाम।
तो ये जो इंजेक्शन आपने बताए हैं सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन के लिए, तो क्या टोटली में पूरी तरह से प्रिवेंट होती है ये बीमारी? देखिए होती तो है, लेकिन भगवान भी हमको किसी गारंटी कार्ड के साथ नहीं भेजता। फेलियर रेट आजकल मतलब सबसे ज्यादा सर्वाइकल कि ब्रेस्ट कैंसर के बाद सबसे ज्यादा कैंसर यही नहीं, पहला नंबर सर्वाइकल का, आई मीन सर्वाइकल कैंसर जी, और दूसरा नंबर ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर भी देखिए यदि फीडिंग करवाती है लड़कियां तो उससे बड़ा बचाव हो सकता है। जी जी ठीक है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि ये सब करने के बाद भी कई एक एजेड महिला मतलब 40-50 साल की महिला जो अब नई फीडिंग कराती है, सवाल ही नहीं है, तो उनको भी ये देखने में आता है बाद में। उसके लिए सेल्फ पार्टेशन मेथड जी, महिलाओं को मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी इन प्रोग्राम्स में जाती हूँ जी कि हफ्ते में या महीने में एक बार खुद को मिरर के सामने देख लो और पैल्पेट कर, क्योंकि डॉक्टर को भी आप बताओ तो क्यों ना अपने आप को पैल्पेट करके देखो, तो शायद आप सबसे पहले जानोगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज आपकी खुद की एनाटॉमी के बारे में आपको खुद को। और दूसरा ये कि अगर आप जितनी जल्दी जान जाओगे उतनी जल्दी उसका इलाज संभव है और कम चीजों में संभव है, मतलब जल्दी ठीक। और एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि सर्वाइक्स या गार्डासिल वैक्सीन के बाद भी महिलाओं को पैप्समियर ये एक तरह का जो सर्विक्स और वजाइना से निकलने वाले सेल होते हैं उसकी स्टडी होती है, इसको जरूर करवाना चाहिए जिससे कि कैंसर सर्विक्स की भी पहले अपने को पता लग जाए, इसके पहले कि वो आगे और बढ़े। जी, तो और आजकल महिलाओं में एक आम समस्या है थायराइड की। हर दूसरी महिला को थायराइड है, विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो ये इतनी सारी समस्याओं के साथ आप क्या सजेस्ट करेंगी कि इनसे किस तरह बचें? मैं तो सब लेडीज को बोलती हूँ 4 डोज बनाइए। जी, एक तो सूर्य का प्रकाश जो हमारी ट्रॉपिकल कंट्री में बहुत अच्छे से आता है, जी, एक्सरसाइज और अपने किचन में काम करिए तो जितनी रंगीन चीजें दिखती हैं, गाजर है, पपीता है, टमाटर है, इनको उसी तरह खाइए, इसको पकाइए मत। जी ठीक है, और शुद्ध हवा, ये 4 डोज बनाइए। सब मोबाइल रखते हैं, उसमें ऐप रहते हैं, आप 10,000 कदम रोज चलिए, कहीं लिफ्ट है सीढ़ियां इस्तेमाल करें, मतलब शरीर को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रखिए। और अच्छा, और थायराइड ग्लैंड के बारे में मैं बताऊंगी जी कि पत्ता गोभी, ये जो स्मेल वाली सब्जियां होती है, गांठ गोभी और जो हरी अपनी सरसों की सब्जी जी, ये सारी चीजों थोड़ा बहुत थायराइड पे असर करती हैं। अच्छा। और थायराइड की कमी हो जाती है, साथ ही पेस्टिसाइड्स वो तो बात हर चीजों में है, बिल्कुल नहीं कर सकते। बिल्कुल। और जब महामारी टूट जाती है तो सबसे पहली ग्लैंड जो अफेक्ट होती है महिलाओं में मेनोपॉज के बाद में थायराइड की कमी पाई। जी, थायराइड के ही कारण शायद पीरियड्स भी इरेगुलर होते हैं या हेवी ब्लीडिंग ऐसा कुछ। अब ये तो मैं कह नहीं सकती कि पहले अंडा की पहले मुर्गी जी बिल्कुल, लेकिन थायराइड से मेंसेस की गड़बड़ी होती है और मेंसेस की गड़बड़ी को अगर हम टाइम पे ना देखें तो बाकी प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं। जी, आप पेशे से डॉक्टर हैं, काफी बिजी भी रहती हैं या जॉब्स में भी इतनी एक्टिव रहती हैं, हाँ जी। तो उसके साथ फैमिली को टाइम कैसे दे पाते हैं, कैसे मैनेज होता है? आपने वो देखा हुआ है, वो लड़की बार लेके चलती है जी बिल्कुल, बस वैसे ही कुछ हाल रहता है ऑब्स्टिट्यूशन का। जब भी पेशेंट आती है हमें दौड़ के जाना होता है, बट उस हिसाब से मैं बहुत किस्मत वाली कहूँगी अपने आप को कि मेरे दोनों बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। अरे वाह। मेरे पति न्यूरो सर्जन है, बेटा ऑर्थोपेडिक सर्जन है, बहू मेरी ऑप्थेल्मिक सर्जन है और विद्या मेरी पल्मोनोलॉजिस्ट है, तो शायद मैंने उनके सामने कुछ अच्छा ही रखा होगा। बिल्कुल, और आपकी पूरी फैमिली डॉक्टर है जी। तो अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप फ्री टाइम में
क्या करती हैं, क्या करना पसंद करती हैं, शौक क्या है? ऑब्स्टेटिक्स सबसे पहला शौक, दूसरा कुकिंग, एंड फ्रॉम चाइल्डहुड आई एम लर्निंग इंडियन क्लासिकल। तो आप गाती भी? यस, माय मदर इज माय फर्स्ट टीचर। ओके, तो यानी आप सिंगर हैं, तो क्यों ना 2 लाइन हमारे दर्शक? जरूर। गजब का है दिन देखो जरा, ये दीवानापन देखो जरा, हम हैं अकेले तुम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से कसम से कसम से। गजब, मतलब आपने बहुत मोटिवेशनल सा सॉन्ग सुनाया और इतनी मधुर आवाज में सुनाया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे, खासकर महिला दर्शक? महिलाओं को मैं ये कहना चाहूंगी, खुद सशक्त होइए जी, किसी का करना मत लीजिए, लेकिन साथ ही ये मत भूलिए कि आपको ही प्रेगनेंसी होगी, आपको ही मेंसेस होंगे, आपको ही बच्चे देखने पड़ेंगे। तो इन सब चीजों के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, इतना अच्छा गाना सुनाने के लिए भी, और साथ ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू रचना जी। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर मानिक पांसे जी से, जिन्होंने महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या अबॉर्शन, जो किसी भी महिला को मानसिक और शारीरिक रूप से काफी पीड़ादायक होती है, उसके बारे में हमसे डिटेल में बात की, उसकी बारीकियों के बारे में हमें बताया और उससे किस तरह बचा जा सकता है, इसके बारे में भी हमें काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। इसी तरह की और भी जानकारियां लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स।